ये लाइट ऑन करो। हाँ, क्या क्वेश्चन था वो? ये रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस। ये क्या है रेजिस्टेंस? दो। और ये कितना है? अब वो बोल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज बताना है ना। तो पहले देखो, इसके ऊपर चार्ज बताने के लिए कैपेसिटेंस तो पता ही है, पोटेंशियल पता चल जाए बस। क्यों? इसका अगर पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता चल गया तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो कैसे पता चलेगा? जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल इसके, दोनों पैरेलल में था। क्यों? इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, यहाँ से करंट जाएगा, उधर नहीं जाएगा क्योंकि कंडक्टर चिपके नहीं हुए। कैपेसिटर होता क्या है? दो कंडक्टर है जिसके बीच में इंसुलेटर भरा होता है या हवा होती, जो भी होता है। यहाँ से करंट कूदता नहीं है, तो इसमें करंट तो नहीं जाएगा, इसी में जाएगा, यहीं घूमता रहेगा। तो इसके अंदर भी उतना ही करंट, सब में उतना ही। ऊपर करंट नहीं है, ठीक है कि नहीं? करंट निकाल लो फिर तो, ओम्स लॉ लगाओ यार। ये दोनों, जब इसमें करंट नहीं है तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। क्योंकि इस तार का कोई सेंस नहीं बनता। ये दोनों, मैंने बताया था ना कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में तब होंगे जब उनके एक हाथ जुड़ा होगा और बीच में कोई तार नहीं होगी। इसमें बीच में तार है लेकिन फिर भी ये सीरीज में। क्यों? क्योंकि बीच में तार में करंट नहीं है। सही है कि नहीं? उस वाले में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब दोनों सीरीज में। तो 30 हो गया, तो 2 इक्वल टू आई इंटू 30। फिर आई की वैल्यू 2/30 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल, इस पे लगा लो ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। या कुछ ले लो, V ले लो यार, V1 ले लो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, तो V1 इक्वल टू आई, करंट तो उतना ही है, R कितना है? 10। तो आई कितना है? 2/30 इंटू 10। 0 0 कट गया तो 2/3 आ गया। 2/3 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में भी लगेगा, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। सी कितना है? 6 माइक्रो, इक्वल टू क्यू निकालना है और V डाल दो 2/3। तो 3 से कट गया 2, 2 2 4, 4 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। सही है कि नहीं? बस। अरे स्पेलिंग क्या होती है भोर की? ये कुछ नहीं है, बोहर मॉडल था ना, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसने उसके लिए भी एक क्या बना दिया, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब बना दिया। बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एटम है, उसके अराउंड क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन मानते हैं ना बोर, बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो घूम रहा है तो क्या होगा उसके अंदर? करंट होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? चार्ज चल रहा है, जहाँ पे भी चार्ज चल रहा है तो करंट पैदा हो जाता है। ये तुमने 2 लेक्चर मिस किए ना, वीडियो देख लेना उसकी, ठीक है? कुछ नहीं किया हमने, डेरिवेशन वगैरह की है। तो करंट, चार्ज घूम रहा है एज ऑन लेसन, ठीक? करंट कैसे घूमेगा? करंट कैसे जाएगा, चलेगा? ऑपोजिट, जहाँ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है वहीं करंट चलता है। उसको मतलब करंट की डायरेक्शन वही होती है। और जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ उसके ऑपोजिट। सही है? तो करंट ऐसे जा रहा है इसमें। तो करंट क्या होता है? चार्ज पास अपॉन टाइम। यही निकालते हैं ना बेसिक करंट की डेफिनेशन।
करंट क्या होता है भाई, क्यू बाय टी। तो क्यू तो चलो चार्ज तो उतना ही है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। टाइम कितना लगा उसको, सपोज यहां से पास होने में कितना टाइम लगता है उसको, बार बार पास होने में, एक ही पॉइंट से पास होने में, वही टाइम पीरियड, एक चक्कर मारने का टाइम, यही कह सकते हैं। यहाँ से घूम के आ रहा है, फिर दोबारा पास कर रहा है, तो कितने टाइम में पास हो रहा है वो एक ही पॉइंट से, वो करंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर कितना टाइम लगेगा उसको, उसकी स्पीड मान लो v है, उसका रेडियस मान लो r है, कैसे निकालेंगे, उसकी स्पीड कांस्टेंट है v, तो कितना डिस्टेंस चला वो 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल टू इस v इंटू टी, ये बोल सकते हैं ना स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम आ गया 2 पाई r बाई वी, उठा के यहाँ डाल दो 2 पाई r बाई वी, ये आ गया करंट, ठीक है, जो करंट उसमें घूम रहा है। अब अब हमें लूप मिल गया, इस लूप में करंट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी तो होगा, कितना होगा, मैग्नेटिक, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मोर मैग्नेटॉन, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको ये डिनोट करता है म्यू से, हम एम से करते हैं बाकी लूप वगैरह में, ये म्यू से करता है, क्योंकि ये बोर तो बहुत पहले आया था ना, तो इसने इसके लिए निकाल दिया, उसने अपना ही साइन कन्वेंशन ले लिया, कोई बात नहीं, हम भी वो ले लेते हैं। बोर बोर मॉडल में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही है, एन आई ए, एन तो वन है, एक ही नंबर ऑफ टर्न है, आई कितना है, आई है, आई इंटू एरिया, एरिया जो भी हो लूप का, इसे तुम लूप समझो अब, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है तो इसका मतलब ये समझो कि उस गोले में, उस सर्कल में करंट है, और वो एक लूप की तरह है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं है, बस करंट की जरूरत है। करंट हवा में हो सकता है, क्यों, हो सकता है कि नहीं हवा में, कैसे, एग्जाम्पल दो, बिजली कड़कती है कि नहीं, हवा में तो कड़कती है ना, तो जो भी होता है बिजली दिखती है हमको, वो सच में चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है, चार्ज आता है नीचे, धरती खींच लेती चार्ज, जैसे स्पार्क होता है ना, तुमने दो तारे ले ली, उसमें करंट है, उसको तुम ऐसे ऐसे पास लाओगे तो चिंगारी से निकलती है ना, तो वही चिंगारी धरती और बादलों के बीच में निकलती है, वो जब पास आ जाते हैं, स्पार्क, समझ गए। और वो ये वाला स्पार्क तो बड़ा छोटा होता तार में, वो बड़ा तगड़ा होता है, कोई लपेटे में आ जाता तो वो गया काम से। आई कितना है, ये रहा, ई वी बाय 2 पाई r, एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, सही है कि नहीं, पाई पाई कट गया, एक आर कट गया, तो म्यू आ गया ई वी आर बाय 2, ठीक, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम इसका निकालते हैं क्या, इसका निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसने भी निकाला था, बोर मैग्नेटॉन में उसने क्या क्या किया था वो निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये शायद तुमने पढ़ा होगा यार 11th में, क्या होता है ये, एम वी आर, एम वी आर पढ़ा है क्या, कोई बात नहीं, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, और ये होता है, कोई अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है किसी रेडियस में और उसकी वेलोसिटी कुछ भी है, तो एम वी आर होता क्या है ये, मतलब आर क्रॉस पी होता है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, और पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, तो आर लीनियर मोमेंटम कितना होता है एम वी, तो आर क्रॉस एम वी, तो आर एम वी, सही है कि नहीं, हाँ, एम वी आर, तो ये कुछ हो गया, इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, अब क्या करते हैं, तो इसने एक ना रेशो निकाला था,
उसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये क्या होता है? ये इन दोनों का रेशियो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कर लो। इक्वल टू मैग्नेटिक म्यू अपॉन एल, रख लो वैल्यू। म्यू कितना है? ई वी आर। ये पता नहीं तुम्हारे कोर्स में है भी कि नहीं, लेकिन ठीक है पढ़ लो, नहीं होगा तो छोड़ देना। ई वी आर बाय टू, ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और एल कितना है? एम वी आर, और वी आर कट गया तो क्या आ जाएगा? ई बाय टू एम। तो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो आ गया। तो कभी कोई पूछ ले तो ये बता सकते हैं। दूसरा इसमें देखो कि करंट कैसे घूम रहा है, तब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है लूप की, क्यों किधर है मैग्नेटिक फील्ड, बता जरा। सेंटर पे किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, किधर होगी? कैसे निकालेंगे, क्या बताया था तरीका? अरे करंट कैसे घूम रहा है, मैंने बताया था ना, करंट की तरफ उंगलियां घुमा दो, जो जहां अंगूठा आ रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, क्यों बताया था? क्यों तुम आए थे उस दिन, मतलब तुमने कहाँ तक किया था ये बताओ। कौन से क्वेश्चन? भाई यही किया था, डेरिवेशन की थी। अच्छा, तो उसमें मैंने बता तो दिया था कि लूप वूप का ये जो भी था। तो करंट जैसे घूम रहा है लूप में, वैसे उंगलियां घुमा दो, अंगूठा किधर जिधर दिखा रहा है उधर ही मैग्नेटिक, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, सही है कि नहीं? हाँ, ये आ गया। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो उससे निकलती है जिधर घूम रहा है वो, इधर घुमा दो उंगलियां, जिधर वेलोसिटी, मतलब जिधर जिस सेंस में घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उधर ही घुमा दो। जिधर मोशन हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर घुमा दो उंगलियां। अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर, तो बाहर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ गया आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, एल। तो अब हमें देखते हैं कि जो म्यू है और एल है वो दोनों ऑपोजिट है। डायरेक्शंस ऑफ म्यू एंड एल आर ऑपोजिट। ठीक, खत्म कहानी, हो गया। यहाँ पे मान लो कि कोई चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, कोई चार्ज ही घूम रहा होता, एक ही चार्ज है घूम रहा है रेडियस, तब क्या होता? अरे तब भी यही होता है यार, बस ई की जगह क्या आ जाता? क्यू आ जाएगा। ठीक है। हाँ। लेकिन ये बोर मॉडल के लिए, इसीलिए हमको इलेक्ट्रॉन ही लेना पड़ेगा, लेकिन तुम चार्ज भी घुमा सकते हो इसमें, लिख लो। हाँ बोलो, क्या निकालना है? करंट निकालना है, इसमें डाल दो ना, सब दे रखा है क्या, वेलोसिटी वगैरह। 1.6 10 की पावर माइनस 19, कितनी स्पीड है? 2 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अपॉन 2 पाई, आर कितना है? 0.51 10 की पावर -10, यही है, यही है। ठीक, करंट आ गया,
और क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा है शायद, क्यों? यहाँ रख दो। टू इंटू 10⁵ 0.51 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2। हो गया काम। और क्या पूछे? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? ज़्यादा मैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर्कल वाले लगाओगे? ये सर्कल में तो घूम रहा है करंट, क्यों? तो म्यू नॉट आई बाय 2r ही लगाना है यार, क्योंकि ये तो एक सर्कुलर लूप ही है, उसमें करंट घूम रहा है। तो म्यू नॉट कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई कितना है जो भी आ रहा है ये सब? 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई कितना? 2 इंटू पाई इंटू कितना? 0.51 माइनस 10। अब देखो, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये 10 ऊपर जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 15। 15 इसके साथ कट के -4 आ जाएगा, और ये कट के -11 आ जाएगा। तो क्या हुआ फिर? जो भी है कर लो उसको। 6.4 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 0.51। छोड़ दो उतना, टेस्ला, ये एम्पेयर। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई? बस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है पढ़ा था ना हमने? जो ये बताता है कि करंट है या नहीं किसी तार में, उस तार में उसको जोड़ दो तो वो उसकी घड़ी हिलेगी, सुई हिलेगी तो इसका मतलब है करंट, नहीं हिली तो नहीं है। ये बता, तो ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। देखो, होता क्या है कि वही डायग्राम जो मैंने बताया था ना, टॉर्क वाला, बड़ी सी डेरिवेशन थी, दो मैग्नेट रखे थे, उसके बीच में लूप रखा था, उस पर टॉर्क लगता है। अरे तुम तो थे यार, क्यों याद है कि नहीं है? वही बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में किया था हमने, ऐसे ही किया था, तुम्हें फिर और समझ में आ जाएगा सही से। मैग्नेट है ये, नॉर्थ पोल। ठीक है। ऐसे ये साउथ पोल, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है, कुछ कुछ होती है, उसके अंदर एक कॉइल होती है, ऐसे समझ लो। अब वो किसी पे सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो 3D डायग्राम बना के बता रहा हूँ। दो मैग्नेट है, एक कॉइल है, उसके अंदर करंट दौड़ रहा है। करंट कैसे दौड़ेगा? जब तुम गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाओगे ना, तो उसका करंट उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? तार में जो करंट आ रहा है, जैसे सर्किट होता है, ये कोई बैटरी वैटरी है, सपोज रेजिस्टेंस है, और तुमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, तो ये करंट भी तो उसके अंदर घुसेगा और फिर उससे बाहर भी निकलेगा। तो तुमने लैब में देखा ही है, गैल्वेनोमीटर की शक्ल देखी है कैसी होती है? ऐसा डब्बा सा होता है, गोल सा होता है, जैसे भी होता है, यहाँ पे स्क्रू बने होते हैं दो, और यहाँ पे ऐसे करके घड़ी सी होती है एक, ऐसे ऐसे, और ऐसे नीडल सी होती है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, कुछ कुछ कुछ। क्यों ऐसे होता है ना?
तो होता क्या है कि अंदर तो उसके यही सब होता है, दो मैग्नेट होते हैं, फिर कॉइल वाइल होती है, वो बताऊंगा क्या है। और ये जो ये स्क्रू बना रखे हैं जो भी है यहाँ पे तार बांधने के लिए, और वो फिर सर्किट का पार्ट हो जाता है, और सर्किट का पार्ट ऐसे बनाते हैं। तो करंट घुस गया अंदर, अंदर घुस के वो फिर वो पूरा कॉइल वाइल से जुड़ा होता है। ये मतलब ये कॉइल है ना, यहाँ से तार आ रही होगी और रेजिस्टेंस जुड़ा होगा ये कुछ करके, और ऐसे करके यहाँ से जा रही, पूरा लपेट के घूम के दो चार जितने भी चक्कर मारे होंगे उतने करके ऐसे जा रहा होगा ये। समझ गए बात को? तो करंट अंदर जाएगा तो कॉइल में भी जाएगा, कॉइल में करंट जाएगा तो क्या लगेगा उसमें, क्या लगेगा बोलो? हाँ, पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था डेरिवेशन, कि मैग्नेट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम करंट कैरिंग लूप को रख दें तो उस वो घूम जाता है, उस पर टॉर्क लगता है। जैसे डाइपोल पे लगता था ना टॉर्क, जब हम उसको कहाँ रख देते थे, डाइपोल को कहाँ रखते थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे ना, तब लगता था टॉर्क। अब हमने करंट कैरिंग लूप को, मैंने बताया था करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक होता है एक तरीके का, क्यों बताया था कि नहीं? उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गई कि नहीं, एक लूप है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो तुम मैग्नेट नहीं समझ सकते उसको, मैग्नेट ही हो। तो एक मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं उसको, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगता है। तो वही पढ़ा था हमने, ठीक है? तो वही टॉर्क इस पर भी लगेगा यार, क्यों? अब वो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमने कर लिए, उसको देख लेना एक बार। तो टॉर्क कितना लगता है, अब इसको मैं थोड़ा सा 2D डायग्राम बनाता हूँ, 2D, सामने से साइड से देखते हैं। तो साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, उसके बीच में कोई कॉइल वॉइल पड़ी हुई है, सही है कि नहीं? हाँ, ऐसे। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, किसको, मैग्नेट को। कैसे? ऐसे ही। क्यों किया जाता है वो भी देखेंगे। और कर दो यार इसको, और पास ले आओ। ये नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेट का पता है क्या किया, ये जैसे फ्लैट एज है, तो मतलब फ्लैट सरफेस है, उसको ऐसे काट दिया उसको, समझ गए बात को? हाँ, क्यों काटा अभी बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे तो स्ट्रेट है, तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क बताओ, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, बताओ सार्थक बताओ। NIAB साइन, ये होता है कि नहीं होता, ये बता देना। हाँ, अब जैसे जैसे वो घूमेगा, इसको मैं 3D में बनाने की कोशिश करूंगा, इसको, ये नॉर्थ और ये साउथ, और इसके बीच में लूप है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो वही होगा ना, एरिया के, अपने एरिया की तरफ। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बी, तो अब इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा थीटा की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कम ज़्यादा जो भी हो रही, ठीक है? तो थीटा चेंज हो रहा है, मतलब टॉर्क भी चेंज हो रहा है। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूनिफॉर्म टॉर्क। जब घड़ी, गैल्वेनोमीटर तुमने देखा होगा, उसके अंदर करंट घुसता है, तो ऐसा नहीं होता कि शुरू में तेज घूम रहा है बाद में धीरे घूम रहा है, वो सब बराबर ही घूमता है। समझे बात को क्या बोल रहा हूँ? जैसे वो जहाँ से जीरो पे अटका हुआ है, जब करंट उसमें घुसेगा, तो ऐसे नहीं कि शुरू में धीरे धीरे घूम रहा है या शुरू में तेज घूम रहा है और बाकी धीरे धीरे होता जा रहा है, स्पीड उसकी सेम रहती है, टॉर्क उस पर सेम लगता है, ठीक है कि नहीं? हाँ, हमें चाहिए टॉर्क सेम, सेम मतलब थीटा अब चेंज होगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। सेम टॉर्क कैसे मिलेगा, जब थीटा कितना होगा, 90, ठीक है कि नहीं? थीटा 90, थीटा 90 कैसे होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा के, रेडियल मतलब यहां से आएगी मैग्नेटिक फील्ड और कहाँ जाएगी,
किधर जानी चाहिए, बताओ किधर जानी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन क्रॉस नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बनाने का तरीका है ये। यहाँ पे कैसे जा रही थी, सीधे सीधे, और जैसे जैसे मैं उसका कर्व करूंगा तो वो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। जैसे मैं मान लो कि ऐसा कर्व कर दिया, तो यहां से ठीक है कि नहीं, और कर्व करो, और कर्व करके क्या बन जाएगा, तो जब तुम जितना ज्यादा कर्व करोगे ना तुमको लगभग ऐसे मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा बनाते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो ऐसे जाएगा यहाँ से, ऐसे लगभग ऐसा, तो उसको रेडियल ही बोल दो। रेडियल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना ये, वो ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द सेंटर, तभी बोलते हैं उसको रेडियल। तो उस केस में जब तुम ऐसे लूप पड़ा हुआ है, तो लूप का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, लूप का जो एरिया वेक्टर है ये रहा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्शन तो बहुत सारी है, क्यों, तो जो जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहाँ से घुस भी तो रही है, इसको भूल जाओ, ये तो कैंसिल कर देगा, इसका कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि जो घुस रही है वही निकल रही है। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुस रही है, यहाँ से जा रही है ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी भी होगी जो वहां से आ रही होगी, मतलब ऐसा कुछ, ये कैसे है, ऐसा ऐसा, तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसको समझ लो कि ऐसा, यहाँ यहाँ पे मान लो ये लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है तो दूसरी निकल रही होगी, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इसी के प्लेन में है, वो ना घुस रही है, वो तो उसके प्लेन में ही है, वो कैंसिल नहीं होगी, ठीक है, उसको कैंसिल करने के लिए कोई नहीं है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, बाकी सबका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, और वो कांस्टेंट ही होगी, लूप चाहे कहीं पे घूम जाए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है, और क्या है, रेडियल है, थीटा भी 90 डिग्री हो गया। तो अब टॉर्क कितना लगेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और हम क्यों यूज करते हैं इसको, टू गेट कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज यूज्ड, ये भी पूछ लेते कुछ लोग, इट इज यूज्ड टू गेट यूनिफॉर्म टॉर्क। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एन आई ए बी, एन आई ए बी, हाँ। और देखो, जब उसके अंदर जाता है क्या, करंट जाता है गैल्वेनोमीटर, घड़ी घूम जाती है, फिर करंट बंद, तो वो वापस आ जाती है, वापस कौन लाता है उसको, करंट तो है नहीं, अब तार काट दी करंट में, घड़ी वापस आ जाती, कौन लाएगा वापस, उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग जो उसको वापस लाती है, नहीं तो वो अटक जाएगी तो वापस कैसे ले जाओगे यार, क्यों। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ना एक स्प्रिंग भी लगी होती है, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग,
जो खिलौनों के अंदर नहीं होती गोल गोल स्पाइरल वाली चाबी भरने वाली, वैसी स्प्रिंग लगी होती है। तो जहाँ पे कहीं पे घड़ी अटक जाती है, कहीं पे घड़ी अटक गई, तो वहाँ पे वो तो घूम नहीं रहा। ऐसा भी तो हो सकता है घड़ी कहीं अटक जाए, ज़रूरी थोड़ी एक जीरो और एक मैक्सिमम, बीच में भी तो आ सकती है कहीं घड़ी सुई। तो वहाँ पे अटक गई तो वहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। इसका मतलब एक टॉर्क तो ये लग रहा है, क्योंकि अभी तो करंट घुस रहा है, उसका करंट तो जा ही रहा है, तो टॉर्क ये तो लग ही रहा होगा। साथ में दूसरा टॉर्क कौन लगाएगा? स्प्रिंग, जो उसको वापस लाना चाहता है। तो एक टॉर्क उसको ऐसे घुमाना चाहता है, स्प्रिंग उसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो इसलिए बीच में रुका हुआ है, नेट टॉर्क जीरो। तो ये टॉर्क किसके बराबर होगा? टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। अब वो क्या होता है? के के क्या बोले उसको, के थीटा या के फाई बोल दो, के फाई। फाई क्या है? वो एंगल जितना घूमा, ठीक है। कौन घूमा? स्प्रिंग। जितना स्प्रिंग घूम रखी है, ये स्पाइरल स्प्रिंग टॉर्क कैसे लगाती है? जितना वो, जितना तुम चाबी भरते हो ना खिलौने में, तो तुम एंगल ही तो घुमा रहे हो, उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी, उतना टॉर्क लगेगा। वैसे ही जब घड़ी घूमेगी तो उसका जो एंगल होगा घूमने का, उसके हिसाब से स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा, ठीक है। वो इतना हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा ना स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स, 11th में पढ़ा है। वैसे ही यहाँ पे होता है के फाई। फाई इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक। मतलब इसके अंदर प्रैक्टिकल चीजें बहुत सारी है, तुम्हें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये देखना है कि भाई हमको गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, और क्यों करते हैं? ताकि टॉर्क कांस्टेंट हो जाए, और वो टॉर्क के फाई के बराबर होता है। कौन सा? जो जो टॉर्क लगा रहा है, कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और जो स्प्रिंग लगा रहा है, वो दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं जब सुई रुक जाती है, ठीक। तो यहां से हम कुछ कुछ निकालेंगे अभी। क्या निकालेंगे? ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ो। तो देखो, ये पता चल गया हमको। अब यहां से हम कुछ बताते हैं चीजें। गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी, वो क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी होती है फाई बाय आई। इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये फाई है क्या? जितनी सुई घूम गई है ना, तो कितनी घूमी, वह समझ लो 60 डिग्री घूम गई, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा? एन ए, एन ए बी अपॉन के। अरे के क्या चीज है? के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, उस स्प्रिंग का कांस्टेंट। और फाई क्या है? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ क्या? नीडल। ओ, घड़ी सुई होती है ना उसके अंदर, उसको नीडल बोलते हैं। स्पेलिंग सही है नीडल की? क्यों? ठीक है, जो भी है। करंट सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कितना डिफ्लेक्शन आया पर यूनिट करंट। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है। ये क्या होती है? ये होता है फाई, फाई अपॉन वी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक। तो ये कैसे निकालोगे? ये यहीं से निकालना है। तो फाई कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फाई की वैल्यू क्या है? आई एन ए बी अपॉन के, और वी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? सही है कि नहीं? हाँ, फाई की वैल्यू एन आई ए बी बाई के है, डिवाइडेड बाई वी कर देंगे तो ये वोल्टेज है। लेकिन तो चेंज कर दे थोड़ा, क्योंकि यहाँ वी भी आ रहा है ना, वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। हाँ, तो आई और आई, आई एन ए बी अपॉन के,
आई आर, अबे आई किन कट जाएगा तो 5/V क्या आएगा, NAB अपॉन KR, आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है कि नहीं? बस। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ये सब चीजें हैं, तो तुमको थोड़ा सा वर्किंग पता होना चाहिए, कैसे काम कर रहा है। करंट जाता है उसमें, कॉइल में करंट फ्लो करता है तो टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो उसके साथ ना घड़ी जोड़ रखी होती है। ये सपोज ये कॉइल है तो उसके साथ ही ना एक नीडल निकाल देते हैं। तुमको जो दिखता है वो सुई है, लेकिन उसके साथ अंदर ना जहां पे नंबर लिखे रहते हैं, पिक्चर पिक्चर बनी रहती है, फोटो, उसके पीछे कॉइल लगी रह कॉइल लगा रखी होती है। वो कॉइल घूमेगी तो घड़ी सुई भी घूमेगी। तो ये सब जो ये दिखता नहीं है, इसके ऊपर हम चिपका देते हैं क्या, जिस पे नंबर लिखे हुए हैं वो सब डायल वगैरह। तो यहां से समझ लो ये घड़ी जोड़ रखी है और ये नंबर ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ये चीज पीछे छिपी होती है, आगे नीडा लगे वो घूम रही है। सही है कि नहीं? कॉइल के साथ जोड़ रखा है, बस लिख लो। गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब कितना भी करंट डाल दो हिलना नहीं चाहिए है? जैसे तुमको सेंसिटिव का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो कोई भैंस बैठी हुई है, ठीक है, सो रही है, अब तुमने उसको उठाना है, अब तुम लात मार रहे हो, उठ नहीं रही, सेंसिटिविटी ज्यादा है कि कम है? कम है। फिर और कोई कुत्ता सो रहा है, उसको थोड़ा सा छेड़ दोगे तो एकदम से खड़ा हो जाएगा, तो उसकी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। सही है कि नहीं? हाँ, जो थोड़ा सा छेड़ने पे थोड़ा सा इनपुट में ज़्यादा रिएक्शन दे दे, उसकी सेंसिटिविटी से तो क्या होनी चाहिए बताओ? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 60 तक बताओ। ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि वो उसी के लिए तो बना है। थोड़ा सा करंट भी अगर उसमें चला जाए तो उसकी सुई हिल जाए। ज़्यादा सेंसिटिविटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं बताओ? ज़्यादा सेंसिटिविटी के लिए कोई सी भी सेंसिटिविटी हो, करंट सेंसिटिविटी, क्या कर सकते हैं? हैं? नहीं, करंट तो सर्किट में उतना ही होगा जितना है। इसी तार में करंट मान लो फिक्स्ड है, क्या कर सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी 5/I, क्या करें? स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर दो, के कम कर देंगे तो 5/I क्या हो जाएगा, सार्थक? ज़्यादा हो जाएगा ना। और नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर दो, करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, एरिया ज़्यादा कर दो। खैर ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं कर सकते इतना, क्योंकि इतना सा तो गैल्वेनोमीटर होता है, कितना एरिया करोगे? और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा की लिमिट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन के कर सकते हो कम। और मैग्नेटिक फील्ड को भी ज़्यादा कर दो, क्यों? हाँ,